हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर शुरू किया था सेक्शन 73 का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 76 का सबसेक्शन 1। सेक्शन 73 प्रोहिबिशन लगाता है कंपनी में कि आप पब्लिक से डिपॉजिट इनवाइट भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते और रिन्यू भी नहीं कर सकते। सेक्शन 76 बोलता है तुम कर सकते हो लेकिन तुम्हारे को एलिजिबल होना पड़ेगा, बराबर। इन दोनों का अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो 73 बोलता है कि हर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अगर किसी कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस तरीके से लेगा जैसे सेक्शन 76 में बताया गया है। और सेक्शन 76 बोलता है कि पहली बात तो पब्लिक कंपनी होना मांगता आपको। पब्लिक कंपनी होने के साथ साथ आपका टर्नओवर और नेटवर्थ उतना होना चाहिए जितना प्रिस्क्राइब्ड है। नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए। अगर एक पब्लिक कंपनी इन दोनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को पूरा करती है, इसको हम बोलते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और मेंबर से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन ऐसी कंपनी ये जो सिर्फ प्राइवेट है वो तो सिर्फ मेंबर से करेगी, और ऐसी पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है वो भी सिर्फ किससे करेगी? मेंबर से करेगी। इसका एक और सार निकल के ये आता है कि यदि कंपनी प्राइवेट है मेंबर से ही ले सकती है, सेक्शन 73 फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंपनी पब्लिक से लेना चाहती है तो एनीवे सेक्शन 73 तो फॉलो करना ही है, साथ में सेक्शन 76 भी फॉलो करना पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ हो? फिर सेक्शन नंबर 73 जो है उसके अंदर कितने सबसेक्शन हैं? 4। पहला सबसेक्शन प्रोहिबिशन लगाता है कि भाई पब्लिक से नहीं ले सकते, लेना है तो 76 के हिसाब से लो। दूसरा सबसेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोलता है कि पहले तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, फिर क्लॉज ए से लेके डी, नहीं सी, डी ओमिटेड, ई और एफ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। पहला क्लॉज अपने को बोलता है कि आपको सर्कुलर इशू करना पड़ेगा डीपीटी 1 में सारे मेंबर को, जिसमें आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताओगे, क्रेडिट रेटिंग बताओगे, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर बताओगे और उनसे अमाउंट कितना भी बकाया है, ड्यू कितना है। और अगर आप पब्लिक से लेते हो तो यही सेम चीज आपको पब्लिश भी करनी पड़ती है, डीपीटी में पब्लिश करना पड़ता है। आरओसी को आप ये डीपीटी 1 एक कॉपी देते हो तो कब देना है? जब बोले आप मेंबर को दोगे ना उससे विद इन 30 डेज बिफोर, विद इन 30 डेज, एटलीस्ट वर्ड नहीं, क्या है? विद इन 30 डेज है, बरोबर है क्या? इसके बाद अपने को क्लॉज नंबर कौन सा आता है? सी आता है, जो बोलता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट, टोटल अमाउंट के डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं उसका कम से कम 20% आज 30 अप्रैल तक आपको डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में जमा करना है। फिर उसके बाद नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट स्टैट्यूटरी ऑडिटर से कि कंपनी ने कभी भी डिपॉजिट रीपेमेंट का और इंटरेस्ट को पे करने में डिफॉल्ट नहीं किया है, और यदि किया है तो पहले डिफॉल्ट को सुधारना पड़ेगा और 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड में रहना पड़ेगा। ई वाला पॉइंट ओमिटेड है जो इंश्योरेंस से संबंधित था, और एफ वाला पॉइंट है कि आपको यह बताना है कि क्या आपके डिपॉजिट सिक्योर हैं। इवन इफ आपके डिपॉजिट पार्शियली सिक्योर है आप उसको अनसिक्योर्ड ही मानोगे और ये बात डीपीटी 1 में लिखोगे, हाँ कि ना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कितने प्रकार की क्रेडिट रेटिंग दे रही है? 5 मेरे ख्याल से। पहले ट्रिपल ए है हाईएस्ट सेफ्टी, फिर डबल ए है हाई सेफ्टी, फिर एक ए है एडुकेट सेफ्टी, बी में आपको क्या बोलता है? मॉडरेट, ट्रिपल बी में, डबल बी में इनएडुकेट, और बी में रिस्क, सी में सब्सटेंशियल रिस्क और डी में डिफॉल्ट, बरोबर है क्या? अब इसके बाद जो बाकी के 2 पॉइंट थे उस पे ऐसा था सबसेक्शन 3 और 4 में। 3 में ऐसा था कि मान लीजिए कोई कंपनी डिपॉजिट के रीपेमेंट में या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में अगर डिफॉल्ट करती है, कोई भी मेंबर एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है कि भैया ये गलत बात कर रहा है। सबसेक्शन 4 में एनसीएलटी कंपनी को डायरेक्ट कर सकती कि भाई डिपॉजिट रीपेमेंट करो और साथ में इंटरेस्ट भी पे करो, बरोबर है। ये था सेक्शन नंबर 73। हाँ जी, हाँ, और उसके बाद सेक्शन नंबर 74 है जो कि बात करता है डैमेजेस फॉर फ्रॉड, बरोबर है क्या? तो 74 जो है 75 है, 74 जो है ट्रांजिशनल पीरियड है। ट्रांजिशनल पीरियड में ऐसा, इस पे भी अपने पास 3 सबसेक्शन है।
पहला सबसेक्शन बोलता है कि भाई मान लो आप ये वाला जो चैप्टर आया इसके पहले कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया यानी कि 1956 पे, तो आपको 3 महीने के अंदर, कहां से 3 महीने, जब से ये नया वाला एक्ट आया है या तो जब से नया वाला एक्ट आया है या तो जब से वो ड्यू हो रहा है, वहां से 3 महीने में आपको क्या प्रिपेयर करना है, एक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा किसको, आरओसी को, कि कितने डिपॉजिटर हैं आपके और उससे कितना बकाया है और आपने क्या सुविधाएं या अरेंजमेंट की इनको पे करने के लिए। इसके बाद ये क्लॉज ए था। क्लॉज बी में 3 साल का समय है रीपे करने के। बोले जब नया एक्ट आया वहां से 3 साल, या तो आपने का जो है वो पहले से ही अगर ड्यू डेट आ रही है तो दोनों में से जो भी पहले है। अब मान लो आपको ये समय कम लग रहा है तो आप सबसेक्शन 2 में ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो। ट्राइब्यूनल अगर संतुष्ट होता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी, वो टाइम एक्सटेंड कर देगा क्लॉज ए का भी और क्लॉज बी का भी। बट सबसेक्शन 3 बोलता है ना 1 कंप्लाई कर रहे ना 2 कंप्लाई कर रहे, तो फिर आपको पेनल प्रोविजन है। फिर सेक्शन 75 है डैमेजेस फॉर फ्रॉड। वो कहता है कि भैया जो 74 और 76 में जो पेनल्टी है और फाइन है वो तो लगेगा ही, साथ ही साथ में तुम 447 के अंदर लायबल रहोगे फ्रॉड के लिए। फिर 76 है। 76 अपने को बोलता है कि हाँ भाई पहला पॉइंट, आपको अगर पब्लिक से लेना है तो पहले आप पब्लिक कंपनी रहो, फिर अपने आप को एलिजिबल बनाओ, फिर देखो कि कितना लोन कितना डिपॉजिट ले रहे हो। अगर 181C के लिमिट का है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक आप क्या ले रहे हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इसके बियॉन्ड जा रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेनी है और हर साल लेनी है जब तक डिपॉजिट का टेन्योर चल रहा है। दूसरा, आपको इस पे बताना है कि कंपनी की एबिलिटी, लिक्विडिटी क्या है टू पे करने के लिए। साथ ही साथ में आपको चार्ज क्रिएट करना है 30 डेज के अंदर जब से आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया पब्लिक से, और वो चार्ज टेंजेबल असेट ओनली में ही क्रिएट होगा और वो चार्ज की वैल्यू आपके डिपॉजिट अमाउंट से कम होनी नहीं चाहिए। जितने का डिपॉजिट लिया उतना कम से कम आपको चार्ज क्रिएट करना है और ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर चेक करेगा कि हाँ भाई उतनी ही वैल्यू का है कि नहीं। अब बात आती है कौन लेगा, किससे लेगा, ये पता चल गया, कैसे लेगा ये भी पता चल गया, कितना लेगा ये समझना है। कौन लेगा हो गया, किससे लेगा हो गया, कैसे लेगा हो गया, कितना लेगा। कितना लेगा के अंदर बेटा अपने पास क्या है, अगर कंपनी क्या है नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक से 35%, मेंबर से 35%, प्राइवेट कंपनी है 100%, स्पेसिफाइड पब्लिक आईएफएससी कंपनी है हाँ कि ना 100%। इसके अलावा स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन पूरा करती, कौन कौन सा, एक तो कोई किसी की वो एसोसिएट नहीं, किसी की वो सब्सिडरी नहीं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट से जो उसकी बोरोइंग है वो उसके पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस और 50 करोड़, दोनों में से जो कम है उससे भी कम होना चाहिए। और तीसरा, उसने कभी भी डिपॉजिट के रीपेमेंट या इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। ये दोनों कंपनी, जो स्टार्टअप है 10 साल के लिए और दूसरी ये जो 3 कंडीशन पूरी करती है, दोनों प्राइवेट ही होनी चाहिए, इनको कोई लिमिट ही नहीं है बराबर। इन दोनों को, एक स्टार्टअप को, एक प्राइवेट कंपनी को और एक स्पेसिफाइड पब्लिक आईएफएससी कंपनी को ए से लेके सी ओमिट डी ई से एग्जाम्पशन है। इनको सिर्फ एफ कंप्लाई करना है कि सिक्योर्ड है कि नहीं है, कि आपको बताना है डीपीटी 3 में आरओसी को हाँ कि ना जी। चलो एग्जाम्पशन भी हो गया। फिर था अपने पास सेक्शन 76A जो बात करता है कि अगर आप सेक्शन 73 और अगर आप 76 का नॉन कंप्लायंस करके डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, इस परिस्थिति में कंपनी को लगेगा फाइन जो लोअर ऑफ 2 होगा। पहला 1 करोड़ या जितना आपने डिपॉजिट लिया है हाँ कि ना उसका ट्वाइस, दोनों में से जो भी कम है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ तक भी जा सकता है। ऑफिसर को क्या बोला, मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम कितना 2 करोड़, और उसको जेल भी हो सकती है अप टू 7 इयर्स तक। ठीक है, फिर अपन आए यहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 31 डिपॉजिट की डेफिनेशन में। इस बार हमने लास्ट पे पढ़ा था, हमने 2 एग्जाम्पशन लास्ट पे पढ़े कि ये पूरा का पूरा चैप्टर बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलकर प्रिस्क्राइब करेगा, उस पे चैप्टर ही लगेगा नहीं। क्या तुम मेरे साथ हो?
फिर हम डिपॉजिट की डेफिनेशन को अंत में डिस्कस किए कि डिपॉजिट का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का इनफ्लो हो रहा है, रिसिट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी वेदर इन द फॉर्म ऑफ लोन, डिपॉजिट और एनी अदर फॉर्म, वो डिपॉजिट कहलाएगा। उनने क्या किया, पहले सबको इंक्लूड कर लिया, बाद में क्या किया, सबको एक्सक्लूड किया। रूल 21C ऑफ द कंपनीज ब्रैकेट में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 के अंदर एक्सक्लूजन बताए हुए हैं, जिसपे पहला एक्सक्लूजन हमने पढ़ा शेयर एप्लीकेशन मनी का। एप्लीकेशन मनी आया 60 दिन के अंदर अलॉट कर दो, अलॉट नहीं हो रहा तो 15 दिन में क्या कर दो, रिफंड, तो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, या तो अलॉटमेंट या तो एक्चुअल रिफंड। किसी भी प्रकार का और एडजस्टमेंट आपने किया वो डिपॉजिट कहलाएगा, रिफंड नहीं कहलाएगा, डिपॉजिट कहलाएगा। डायरेक्टर कोई भी कंपनी का अगर कंपनी को लोन दे रहा है डिक्लेरेशन दे, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर भी दे सकता है, रिलेटिव भी दे सकता है, लेकिन डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई बोरोड फंड से लिया। प्रमोटर या उसका रिलेटिव अनसिक्योर्ड लोन देता है क्योंकि स्टिपुलेशन है लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो जब तक वो लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, वो यानी कि जो प्रमोटर ने अनसिक्योर्ड लोन कंपनी को दिया है। स्टार्टअप कंपनी है तो एक बार में सिंगल ट्रांच में 25 लाख और मोर कन्वर्टेबल नोट के थ्रू लेगी जो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, या तो फिर रीपेबल है विद इन 10 ईयर्स। एम्प्लॉय है, अपनी एनुअल सैलरी से ज्यादा अमाउंट दे नहीं सकता, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होगा, ट्रस्ट पे रखे हो नहीं कहलाएगा। इसके अलावा हमने देखा बैंक, पीएफआई, अदर कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, निधि कंपनी, इन सारे को हम डिपॉजिट मानने वाले नहीं है। एंड हियर वी कंप्लीट अवर डिपॉजिट चैप्टर। बरोबर है क्या? क्वेश्चन हमने लगभग जितने भी मोटे मोटे हैं सब कर लिए हैं। आप एक बार पीछे नजर पलटाओगे ना तो जितने भी हमने कंसेप्चुअली पढ़ा हुआ है आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, मोटे मोटे जो क्वेश्चन थे वो मैंने पहले ही आपको करा दिए थे। हार्डली 1-2 क्वेश्चन रहेगा जो मैंने नहीं कराया, बट वो ऐसा नहीं कि आपको बनेगा नहीं, वो पढ़ते ही आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बन जाएगा। एवरीबॉडी आर विद मी? चलिए ये डिपॉजिट यहां पे अपन खत्म करते हैं। इसकी